हेलो दोस्तों। मैं बुधादित्य आपसे फिर आज स्टोरी ऑफ आर्ट या आर्ट के ऊपर और एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं पहले भी बोला था कि आप लोग जो कहानी सुनते हैं, हम लोगों को जो आदत है सुनने का, मतलब कि मान लीजिए घोस्ट स्टोरीज या कोई क्राइम थ्रिलर या कोई एडवेंचर, जो भी हो, लेकिन ये स्टोरी कुछ अलग है। ये है आर्ट की दुनिया के ऊपर या आर्टिस्ट के खुद के लाइफ के ऊपर जो सब रियल घटना घटी है, उसके ऊपर ये स्टोरी है। और लेकिन मेरे ये दावा है कि इसके इसे सुनने से आपको एक ही मजा मिलेगा, एक ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको लगेगा जो आप दूसरे घोस्ट स्टोरी या डिटेक्टिव स्टोरी या क्राइम थ्रिलर में आपको लगता है। सब सच है, सब ओरिजिनल है, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर देते हैं आज का स्टोरी। तो आज का आर्टिस्ट हम सुनने जा रहे हैं, उनका नाम है फ्रांज हाल्स, HALS, फ्रांज हाल्स। ये भी हॉलैंड का एक फेमस पेंटर थे अपने टाइम के समय के, डच पेंटर। पहले मैं बताया था आपको, जो मेरा पहला एपिसोड था इसका, उसका पहला स्टोरी था भारमेयर के ऊपर, वो भी डच पेंटर था। आज मैं और एक डच पेंटर के ऊपर आपको बताने जा रहा हूँ, फ्रांज हाल्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रांज हाल्स का टाइम पीरियड अगर हम मान के चलिए तो उसका टाइम पीरियड आता है 1582 से 1666, 1582 से 1666। तो 1582 1666। तो 17th सेंचुरी का बहुत ही मशहूर और जाने माने पोर्ट्रेट पेंटर थे ये फ्रांज हाल्स। और ये भी जानते हैं कि उनका जो मतलब जन्म हुआ, उनका जो बर्थ हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद उनका जो फैमिली है, उनका फैमिली पूरा सेटल हो गए हार्लेम। हार्लेम हॉलैंड का एक छोटा सा शहर या जगह, उसमें सारा फैमिली वहां पर सेटल हो गए। और ये पेंटर भी, ये फ्रांज हल्स भी अपने सारे जीवन काल ये हार्लेम में ही बिता दी। तो और उनका जो मैं बोला आपको कि वो पोर्ट्रेट पेंटर के लिए फेमस, जाने माने माने जाते हैं। तो उनका जो स्टिटर्स था, अर्थात वो जिन लोगों का पोर्ट्रेट बनाते थे, वो भी लोकल, सब वो हार्लेम शहर का ही जाने माने मशहूर लोग थे। कोई काउंसलर थे, कोई शहर का खास आदमी था, कोई आर्मी का खास आदमी था, लेकिन सब वो हार्लेम शहर का ही रहने वाले लोग थे, लोकल पीपल ही थे। उनके एक कंटेम्पररी आर्टिस्ट, उनका एक कंटेम्पररी आर्टिस्ट का नाम वैन डाइक, इनके ऊपर भी मैं एक स्टोरी बनाऊंगा बाद में। ये भी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है वैन डाइक। लेकिन उनके तरह उन्होंने ट्रैवल का जो ये था, वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं था, फ्रांज हाल्स को। तो उसने उन्हीं मतलब मैं जो बताया आपको, हार्लेम शहर जो था, उसी में वो काम करने से ज़्यादा उनको मज़ा आता था। और बाहर जाने के लिए, बाहर ट्रैवल करने के लिए, जैसे वैन डाइक उनके कंटेम्पररी आर्टिस्ट थे, उनके तरह उनका सोच या विचार था नहीं। उनका एक अलग से ही स्टाइल एंड टेक्निक उसने डेवलप किया था। मैं आ रहा हूँ अभी उसके ऊपर। तो ग्रेट इटालियन मास्टर थे
और एक है इटालियन मास्टर, उसका नाम मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कि जो रेनेसा पीरियड या उसके पहले जो इटालियन पेंटर्स थे, उनको उनका जो इंस्पिरेशन और उनका जो स्टाइल ऑफ टेक्निक, बहुत सारे आर्टिस्ट उन लोगों से सीखते थे। और इटाली या है मतलब ट्रैवल करने के लिए उन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। वो सब पिक्चर्स को कॉपी करके या उनसे सीखने के लिए ओरिजिनल जो पेंटिंग्स बनाए थे, ओरिजिनल पेंटिंग्स देखने के लिए इटाली का ट्रैवल करने का एक उन लोगों के था। लेकिन फ्रांज हल्स ने कभी ये महसूस नहीं किया था, और इसीलिए हम अभी देखेंगे कि उनका जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग, पूरा उसका अपना था, एकदम यूनिक था। उसका उस समय के हिसाब से उसने जो स्टाइल एंड टेक्निक डेवलप किया था, एकदम यूनिक उन्हीं का था। इसमें दूसरे का कुछ जो इंस्पिरेशन या दूसरा का कुछ प्रभाव जो है, वो हम लोगों को देखने के नहीं मिलता। पूरा एकदम यूनिक और इंडिविजुअल स्टाइल उसने डेवलप किया था। और ये भी हम मान के चल सकते हैं कि फ्रांज हल्स ने सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे शायद। ये बहुत सारे मतलब पंडित जो है, उन लोगों को मानना ही है, जो स्कॉलर है या जो आर्ट क्रिटिक है, उनको मानना ही है कि सेल्फ टॉट ही थे। और उसने उस टाइम के हिसाब से जो डच स्कूल ऑफ आर्ट का जो एक स्टाइल एंड टेक्निक रहता है सभी का, उनसे भी हटकर पूरा अनोखा एक स्टाइल अपना उसने डेवलप किया था। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल आर्टिस्ट थे। मतलब उनको जो काम या कमीशन वर्क जो होता था उस जमाने में, वो उसको लाइफ लॉन्ग मिलता रहा। बहुत सारे काम का ऑर्डर या पोर्ट्रेट पेंटिंग का ऑर्डर उनको मिलता रहा। इसलिए ये एक अनोखा स्टाइल, अपना स्टाइल होने के बावजूद उनका अंदर जो टैलेंट था, इसलिए उनको कमीशन वर्क लाइफ लॉन्ग मिलता रहा। उनका जो देहांत हुआ, मैंने पहले भी बताया था, 1666, नियर अबाउट 80 years above, 80 years, over 80 years of age। ठीक है, अभी उनके अर्ली लाइफ देखते हैं। तो उनका जो अर्ली लाइफ, उनसे ये तो पता चलता है कि वो बहुत आइसोलेटेड आर्टिस्ट थे, बहुत ही यूनिक थे। दूसरा उसका स्टाइल उसके ऊपर नहीं आया, उनका खुद अपना एक स्टाइल उसने डेवलप किया था। और ये सब तो पता चलता है, लेकिन खूब कम ही उनके चाइल्डहुड या उसके बाद का जो ये है हम लोगों को पता चल पा रहा है। अभी हम बता रहे हैं वो कि उनका जो मैरिज, 2 मैरिज हुआ था। फर्स्ट मैरिज जो हुआ था, तो उनका जो पत्नी, मतलब 2 बच्चे थे, लेकिन उनका पहला जो पत्नी, उनका देहांत हो गया 1615 में, 1615 में उसका डेथ हो गया। तो नेचुरली बहुत कम साल पहला जो मैरिज और पत्नी, वो उसका जो स्थायित्व काल था बहुत ही कम। अच्छा, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो बात कहना है उनका पेंटिंग के ऊपर से, कि कमीशन वर्क उनको जो मिला, मैं बता चुका हूँ आपको कि हार्लेम और हॉलैंड के जो अंदर ही उनका पूरा कमीशन वर्क, मतलब लिमिटेशंस था। बाहर उन्होंने गया नहीं, बाहर का कमीशन वर्क भी उनका काम काज वो नहीं किया। तो एक मिलिट्री ग्रुप या मिलिट्री जो ये रहता है उस हार्लेम सिटी में या हॉलैंड में, उनके एक कमीशन वर्क उनको पहला मिला था, सबसे पहले। ये बहुत मतलब कहने के लायक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1616 में, 1616 में
he received his first major commission। तो ये क्या है कि वो मिलिट्री या जो लोग थे उनका जो ऑफिशियल्स या हाई रैंक का जो आदमी लोग थे उन लोगों का ये कमीशन और पोर्ट्रेट वर्क्स था। तो देख रहे हैं कि हम ग्रुप पोर्ट्रेट अर्थात 15-20 आदमी एक साथ बैठा हुआ है और उनका पोर्ट्रेट उसने बनाया है। लेकिन इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस की करना है हम लोगों को कि ये जो सीटेड फिगर्स हम देख रहे हैं सभी का बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर या बॉडी का पोस्चर अलग अलग है और उनका फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो का जो अभिव्यक्ति है फेशियल एक्सप्रेशन भी अलग अलग टाइप से है। तो ऐसा नहीं कि स्टीरियोटाइप जैसा होता था उस जमाने में मैक्सिमम कि पूरा बैठ जाओ धीरे से मतलब एकदम शांत से बैठ जाओ, हम तुम्हारे तस्वीर बना रहे हैं, डोंट मूव, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। जैसे एक फोटोग्राफिक इमेज में हम लोगों को एक टेस्ट मिलता है कि मोशन को फ्रीज कर दिया, जैसे सेकंड किसी सेकंड 1-2-3 सेकंड में जो मूड या टेम्परामेंट या एक्सप्रेशन आता है तो 10 सेकंड के बाद वो पलट जाता है, उसका चेंज हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। तो उसी क्षण को उसने पेंटिंग में पकड़ा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि उसमें कैमरा नहीं है, फोटोग्राफी नहीं आया। तो ये आर्टिस्ट का बहुत ही बड़ा क्रेडिट है और फ्रांज हॉल्स का मेरे ख्याल से ये एक यूनिक टैलेंट ही है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके साथ तो बहुत सारा स्टिल फोटोग्राफ्स आपको दूंगा इस वीडियो के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जो फेशियल एक्सप्रेशन, मान लीजिए 15-20 आदमी, उसका बॉडी का पोस्चर जेस्चर फिर सबका अलग अलग है, किसी का ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग है, बहुत ही डिफिकल्ट। एंड इसका टैलेंट भी बहुत ज्यादा हम इसको सोच सकते हैं क्योंकि उसका फेशियल कलर और उसका जो स्किन टोन सब कुछ उसने बनाया है ऑयल पेंटिंग से। लेकिन इतने सारे आदमी का इतना मतलब कम समय में जो एक्सप्रेशन और अलग अलग एक्सप्रेशन इसको कैच करना रेयर टैलेंट। ओके, तो फर्स्ट मेजर कमीशन के बारे में बताया। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आता है 1617 मतलब 1617 हॉल्स फिर उनका वैवाहिक बंधन में वो जुड़ते हैं, मतलब 1617 हॉल्स मैरिड अगेन। तो मानना है कि ये शायद कोई पीजेंट वुमन था। एंड और एक बात है कि सुनने में आता है कि बहुत झगड़ेलू टाइप का औरत थी ये और बहुत ही उस टाइप का टेम्परामेंट था उसका, ये तो हम लोगों को पता चल रहा है। लेकिन क्या है कि इनके साथ उसका मतलब जो बॉन्डिंग था। लेकिन उसका वाइफ का टेम्परामेंट ऐसा कुछ था, कुछ क्वारलसम टेम्पर और फिजेंट ओमेन। ओके, ऐसा मानना आता है कि सेकंड जो मैरिज हुआ उसके बाद उसका 8 चिल्ड्रन, मतलब सेकंड वाइफ का 8 चिल्ड्रन उसका मतलब हुआ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से 3 पेंटर बने, मतलब अपने फादर के जो पेंटिंग का ट्रेडिशन उसने निभाया। इनका इस 8 चिल्ड्रन के 8 जो उनका संतान था उसके 3 पेंटर बने। लेकिन बात यह है कि ये जो फैमिली का जो ग्रोथ हो रहा है, ये 8 चिल्ड्रन, इससे जो कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है फैमिली का, हाल्स के फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स, उसका डेवलपमेंट या फाइनेंशियल क्राइसिस भी इससे शुरू होता है। लेकिन यह भी ठीक है कि बहुत ही सक्सेसफुल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे
और मैंने बताया कि लाइफ लॉन्ग उनको कमीशन वर्क मिलता रहा। तो उसका ये पैसे का जो क्राइसिस या फिनेंशियल क्राइसिस होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये जो कंटिन्यूअस ग्रोथ, 8 चिल्ड्रंस, उसके ऊपर 3 पेंटर बन रहे हैं, वाइफ है, तो ये सब मिला के बहुत फिनेंशियल क्राइसिस उसके ऊपर आ गया था। और इतना प्रेशर आ गया कि उनको पेंटिंग मतलब बंद करना पड़ा। ऐसे भी स्थिति आ गए थे कि पैसा का इतना क्राइसिस हो गया, तो बीच बीच में उन पेंटिंग पूरा बंद करके रेस्टोरेशन वर्क उसको करना पड़ता था पैसे के। बहुत ही ट्रेजिक है, लेकिन ये तो हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, 1616 में आ, जो कोर्ट में उसको बुलाया, और उसका जो पहले का जो दो चिल्ड्रन में बोला था कि पहले पत्नी उसका जो 2 चिल्ड्रन था, उसका भी खर्च उसको उठाना पड़ रहा था। तो 8, ये 2, मतलब मिला के 10 हो गए, तो 10 चिल्ड्रंस, पूरा खर्च उसको उठाना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा भी टाइम आया था कि कोर्ट में उसको मतलब बोलना पड़ा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये सब उसको मतलब डिक्लेयर करना भी पड़ा। हाँ, तो दोस्तों, और एक बात है, फ्रांज हाल्स के पिक्चर या पेंटिंग या पोर्ट्रेट में हमको देखने को मिलता है, जो ने जिसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैटर है इनके पेंटिंग के ऊपर। कि मैंने बोला था कि इसके पहले जो पेंटिंग्स होता था, तो हम देखते थे कि पेंटर्स ऐसे कुछ बोल रहे थे, पोर्ट्रेट पेंटिंग जो हो रहा था, जैसा ट्रेंड्स चल रहा था वेस्टर्न पेंटिंग वर्ल्ड में, कि आर्टिस्ट बोल रहा है मॉडल को, तुम यहाँ पर बैठो, एकदम चुप बैठो, हिलो मत, मैं तुम्हारा पेंटिंग बना रहा हूँ। लेकिन फ्रांज हाल्स का ऐसा कुछ था ही नहीं। उनका जो पोर्ट्रेट देखे ऐसा लगेगा आपको कि उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मतलब वो जो है एकदम स्पॉन्टेनियस, एकदम उसका जो नॉर्मल मूड्स है, उसका जो एक्सप्रेशंस है, वो चल रहा था, उसने उसको कैच कर लिया। जैसे हम कैमरे में अभी हम करते हैं, कैमरे को लेके मॉडल को पता नहीं चल रहा है, हम छुपके से उसका तस्वीर ले रहे हैं, उसका खींच लिए। लेकिन तब तो ये सब कुछ था ही नहीं। तो पेंटर ने ऐसा ही बनाया। आप जब देखेंगे वीडियो के साथ उनका पेंटिंग्स का पिक्चर, तो आप देख सकते हैं कि कितना टैलेंटेड होने से ये काम इतना आसानी से कर पाते हैं वो पेंटर। इतना रेयर टैलेंट था। तो हमको देख रहे हैं कि कई सेकंड, मतलब सेकंड के कुछ क्षण, 2 या 3 सेकंड के बीच, जो एक मूड होता है, जो एक जेस्चर आता है, जो एक पोस्चर आता है, जो एक एक्सप्रेशन आता है फेशियल, उसने उसी को कैच किया। मतलब 2-3 सेकंड के बाद वो फिर चेंज हो जाएगा। तो वो 2-3 सेकंड का जो एक रेयर एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, एक रेयर क्षण जो था, टाइम का जो था, उसी ने उसको कैच किया। तो इसके लिए उसका ब्रशिंग भी हमको देखेगा कि पहला जो ब्रशिंग था, बहुत उसको सॉफ्ट करके, उसको ग्लेज करके, उसका जो ब्रशिंग स्टाइल पहले जो उसका जो ट्रेंड चल रहा था, नहीं, यस नहीं, उनका ब्रश बहुत क्विक और एकदम टेक्सचर लग रहा है कि अनफिनिश्ड है, एकदम उतना स्मूथ है नहीं है। उनका टेक्सचर, उनका ब्रशिंग पूरा पता चल रहा है, पूरा एक एक ब्रश स्ट्रोक को पता चल रहा है। इतना स्विफ्ट, इतना क्विक उसने बनाया। उसका जो टेक्निक भी, स्टाइल भी बहुत अलग है। तो नेचुरली तो हम देख रहे हैं कि उसको फिनिश करने के लिए आर्टिस्ट एकदम मतलब क्विक हैंड उसका चल रहा है। और उनका जो स्खन, उनका जो वो पल का जो एक एक्सप्रेशन, उसको लेकर ही आर्टिस्ट का काम हो रहा है, मतलब वो सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन जो फेशियल टेक्सचर या स्किन टेक्सचर या फ्लैश टोन जो भी है, वो लेकिन बिल्कुल एकदम मास्टर क्लास, वर्ल्ड क्लास है। तो ऑयल का जो उनका काम, पोर्ट्रेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। और एक पेंटिंग्स के बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात है
एक फीमेल आर्टिस्ट, आप सोच लीजिए कि उस जमाने में, उतने दिन पहले, हॉलैंड में एक फीमेल आर्टिस्ट भी बहुत फेमस हुआ करते थे, जूडिथ लेस्टर। जूडिथ लेस्टर, Leyster, जूडिथ लेस्टर नाम के एक वुमेन आर्टिस्ट हुआ करते थे। तो उनका उनका भी टेक्निक ये हाल से बहुत मिलता था, और ये मानना है कि वो हाल्स का जो ये टेक्निक है उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए थे, उनसे बहुत कुछ सीखे थे। हालांकि वो डायरेक्ट उनका स्टूडेंट था नहीं कभी, लेकिन उनसे इंस्पायर्ड थे, और उसी मतलब रीजन में उनका भी रहना था, और हाल से उनका बहुत अच्छा मतलब रिलेशंस था। तो ये मानना है कि उनसा उनका जो पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टाइल वो उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। और ऐसे भी मानना है कि इम्प्रेशनिस्ट जो मूवमेंट बाद में आया, बहुत बाद में, तो उनसे कुछ मतलब इंस्पिरेशन मिला। इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट को भी बाद में मैं बताऊंगा आपको, जो फेमस इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट फ्रांस में डेवलप हुआ बहुत साल बाद। तो उनका जो ये स्टाइल ऑफ टेक्निक, मॉडर्न जो इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट भी उनसे इंस्पायर्ड हुए थे। लेकिन उस जमाने में जूडिथ लेस्टर, फीमेल पेंटर, आप ये ध्यान में रखिए, बहुत ही फेमस थे और बहुत काम वो भी करते थे, कमीशन वर्क। ये एक रेयर एक्सेप्शनल केस है उस जमाने में, फीमेल पेंटर, और हॉलैंड में ही हुआ था। इसलिए हॉलैंड बहुत खासियत रखते हैं मेरे हिसाब से। मैं बहुत यहाँ से बहुत फेमस आर्टिस्ट, जैसे पहले भी बताया रेमब्रांट, उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा और एक स्टोरी में। उसके बाद वैन गॉग आया, और भी आर्टिस्ट है जो एक एक मतलब रेवोल्यूशन क्रिएट किया आर्ट फील्ड में, स्टाइल, टेक्निक, सोच, थिंकिंग सब मिला के। एनीवे, और एक देखिए, उनका एक मैं पेंटिंग का नाम आपको बता रहा हूँ, और इसके साथ वीडियो के साथ वो भी दूंगा। ये पेंटिंग इतना खूबसूरत और इतना अच्छा एस्थेटिकली मुझे लगता है, पर्सनल व्यू से आपको भी लगेगा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। वो जूडिथ लेस्टर, जो फीमेल आर्ट पेंटर के बारे में बताया था, उनका एक पेंटिंग, ए बॉय प्लेइंग ए फ्लूट, ए बॉय प्लेइंग ए फ्लूट, फुल ऑफ लाइफ एंड रियलिस्टिक डिटेल, इसमें देखने को आप मिलेगा आपको। ये पेंटिंग सब जरूर देखिए, और इसमें जो फ्रांज हाल्स का एक इंस्पिरेशन जो आया वो भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, देखिए, और एक मैं बता रहा हूँ आपको कि हॉलैंड में गोल्डन एज ऑफ डच पेंटिंग बताया जा रहा है, और 300 और उससे भी ज़्यादा जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स अभी भी सरवाइव किया हुआ है, अभी भी वो ठीक ठाक मतलब है उसका कंडीशन। तो उसमें हमको देखने मिल रहा है कि जो पोर्ट्रेट लाइक कैरेक्टर है, उनका जो फैसिनेशन क्या था, न फैसिनेटेड विथ फेसेस, एंड हिज वर्क ब्रिलियंटली कैप्चर्स द पर्सनालिटीज ऑफ द मेन एंड वुमेन। तो उनका जो एक खासियत, मतलब एक एक आदमी का एक एक पर्सनालिटी, एक एक व्यू, एक एक बॉडी लैंग्वेज, उनका अंदर का जो पर्सनालिटी ओवर के आना, और हर एक पोर्ट्रेट में अलग 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 पर्सनालिटी, अलग 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 जो उसका मूड, उसका जो ये सब जो कैच करना, इसमें फ्रांज हॉल्स ने बहुत ही कामयाबी हासिल किए थे। नेक्स्ट, एक पेंटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये भी आपको वीडियो के साथ मैं दे रहा हूँ फोटोग्राफ्स। लाफिंग बॉय 1620 से 25, इसके अंदर ये पेंटिंग हुआ है। आ, तो इसमें क्या दे रहा है, तो उसमें हम दे रहे हैं कि देख रहे हैं कि उनका जो सब्जेक्ट था या पोर्ट्रेट जो पेंट करते थे,
कुछ एक्टिविटीज होता था उसमें। ऐसा नहीं कि वो जैसे मैं बोला था कि उनका मॉडल या उनका पोर्ट्रेट जिसका हो रहा है वो पूरा एकदम स्टिल होके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं, या खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। कुछ एक्टिविटीज से हुआ, जैसे प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या ब्लोइंग सोप बबल्स। हाँ, ये सब करते हुए, और ये छोटे बच्चे या चिल्ड्रंस ये सब एक्टिविटीज में कर रहे हैं। ये है उसका पोर्ट्रेट, मतलब पोर्ट्रेट बना रहे हैं लेकिन वो स्टिल नहीं है। ये सब एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ है उनका जो मॉडल है। तो ये जो फ्लिटिंग एक्सप्रेशन, मान लीजिए कि मैं पहले ही बोला कि एक्सप्रेशन बहुत ही कम समय तक तो होता है। ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये जो एक्टिविटीज या जो एक्सप्रेशन बहुत ही कम टाइम पीरियड, 2-3 सेकंड के बाद फिर दूसरा चेंज हो जाता। तो ये जो फ्लिटिंग एक्सप्रेशन कैप्चर करना उनका मतलब पहला मकसद था कि ये मुझे कैप्चर करना है। और इसीलिए उनको बहुत स्विफ्ट ब्रश स्ट्रोक, बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्विफ्ट, बहुत ही डायनामिक उसका जो ब्रशिंग, उसका ब्रश स्ट्रोक, उसको अडॉप्ट करना पड़ा उनको। और एक बात है कि फोर्स एंड वाइटलिटी, फुल ऑफ वाइटलिटी एंड फोर्स उनके पेंटिंग्स का जो भी पोर्ट्रेट हमको देखने को मिलता है। हाँ, और एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसीलिए उसका जो स्टाइल ऑफ टेक्निक और स्टाइल ये भी पूरा एकदम यूनिक हो उसका था। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए जो किया, बोला कि बहुत ही रफ ब्रश स्ट्रोक था, कलर एप्लीकेशन, और हर एक सेपरेट जो ब्रश स्ट्रोक वो हमको देखने को मिलता है। एक एक ब्रश स्ट्रोक अलग अलग से, मतलब उसको पॉलिश करके फिनिश करके एक के साथ एक को जो ब्लेंड करना, उसका जो मिला देना, ये सब नहीं होता था उनके पेंटिंग में। लेकिन ये भी है, कुछ कुछ पोर्ट्रेट में देखा रहा है कि टोन्स या ब्लेंड या फिनिश्ड है, उसके साथ साथ ये भी रफ स्ट्रोक या जो स्पॉन्टेनियस या स्पीडी या बहुत फोर्स जो उनको भी देखने, मतलब एक ही पेंटिंग या एक ही पोर्ट्रेट में साइड बाय साइड ये दोनों स्टाइल देखने को मिलता है। एक तरफ जो स्किन टोन उसको मिला के फिनिश करके हुआ उसी पोर्ट्रेट के ऊपर, और ये जो फास्ट ब्रश स्ट्रोक ये भी देखने को मिलता है। तो मैं बोला कि बहुत ही टैलेंटेड होने से ही ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पूरा नामुमकिन था। और एक मैं बता रहा हूँ आपको कि मॉल बावे करके उसका और एक फेमस पेंटिंग है। इसमें जो दिखाया गया है जे एक फीमेल कैरेक्टर, एक शायद एक कुछ बर्ड्स या आउल टाइप का उसके कंधे के ऊपर रखा हुआ है। सामने एक बड़ा वाइन एक कंटेनर है। तो जो तो ये जो है इसमें हमको देखने को मिलता है कि वो जो फास्ट ब्रश स्ट्रोक, रफ ब्रश स्ट्रोक, और उनका जो कुछ क्षण का जो एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब देखने को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए ये पेंटिंग आइडियल है। ये पेंटिंग पूरा आइडियल है। मॉल बाबे, ये भी मैं दे रहा हूँ वीडियो के साथ, आप ज़रूर इसको ऑब्जर्व कीजिए। और उनका जो स्टाइल ऑफ टेक्निक में जो बोला कि फास्ट ब्रश स्ट्रोक, रफ ब्रश स्ट्रोक, और उनका जो 2-3 सेकंड का जो एक फेशियल एक्सप्रेशन आता है, उनको पकड़ने का जो एक प्रयास, ये सब देखने को मिलेगा आपको ये पेंटिंग में, मॉल बाबे। एनीवे, और एक
बात ये मैं बता रहा हूँ, लाफिंग कैवालियो, और एक फेमस पेंटिंग उनका है लाफिंग कैवालियो। तो उसमें ये देख रहा है कि जो सीटर है, मतलब जो मॉडल है जो बैठा हुआ है, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, उनका पूरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पूरा पूरा देखने को मिल रहा है। और उनका जो एम्ब्रॉयडरी का जो एक ड्रेस है जो पहना हुआ है, उसमें जो डेकोरेशन है, ये वो हमको बता रहा है कि वो एक बहुत ही रिच और बहुत ही धनी एक रिच पीपल है, और उनका एक पर्सनल टेस्ट भी है। तो ये सब पेंटिंग में पेंटर भी किया, मतलब उन वो जो सीटर या जो वो बैठा हुआ है, उन वो जो सोच रहे हैं, उसका अंदर का जो सोच है, उसका अंदर का जो पर्सनालिटी है, सब कुछ उस पेंटिंग में हम लोगों को कम्युनिकेट करता है, हम लोग समझ जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो सीटर या जो मॉडल है, उसका अंदर का सोच, उसका जो पर्सनालिटी, वो सब कुछ उभर के आया, आर्टिस्ट ने उस सब को निकाल के लाया एक ही पेंटिंग में। कितना बड़ा टैलेंट होने से ये हो सकता है, अब समझ रहे हैं। एनीवे, और एक बात है कि पोज ज्यादातर देखने को मिलता है कि वो जो है स्ट्रेट कट, जो ऐसे बैठो मैं तुम्हारा छवि, ऐसा तो नहीं है। और एक जो पोज है, मतलब बॉडी का जो पोस्चर है, जेस्चर, वो भी एक खासियत है उसमें। तो उनका हर एक मॉडल या पोर्ट्रेट हमको देखने को मिल रहा है कि वो एक मोशन में है या कोई मतलब एक्टिविटीज में है, ये मैंने पहले ही बताया। बट जो बैठा हुआ है सीटेड, मतलब कोई एक्शन नहीं है, ऐसे स्टिल बैठा है, उससे भी पोज या जेस्चर में कुछ खासियत है। क्या है? आ, वो है कि इनफॉर्मल पोज, अर्थात आप समझ लीजिए कि कैजुअली कैजुअली उसका जो सब्जेक्ट या मॉडल चेयर में बैठा हुआ है और स्टैंड टर्न टुवर्ड्स आस। तो एक ट्विस्टेड फिगर, मतलब चेयर में बैठा हुआ है ऐसे घूम के, मतलब ऐसा मोर है उसका फिगर में, बॉडी में ऐसे ट्विस्ट करके जो हमारे तरफ देख रहे हैं, ऐसा है। एक ट्विस्ट रहता है, ऐसे स्ट्रेट सीधा बैठा हुआ नहीं, ऐसे ट्विस्ट करके या मोड़ के हमारे तरफ देख रहे हैं उसका जो सब्जेक्ट या मॉडल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी उनका एक खासियत, उस जमाने में इस टाइप का हुआ नहीं करता, ये भी उनका अपना खुद का एक क्रिएशन था। एनीवे, और एक फेमस पेंटिंग बॉय विथ ए फ्लूट, एक बांसुरी लेके एक बॉय बॉय विथ ए फ्लूट, उसमें हमको देखने को मिल रहा है कि उनके एक हाथ में बांसुरी पकड़ा हुआ है और एक हाथ ऐसे पाम पूरा व्यूवर्स के तरफ दिख रहा है, और उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन वो भी वो एकदम 2-3 सेकंड का जो एक एक्टिविटीज का जो फेशियल एक्सप्रेशन वो है। तो इसमें जो उसका जो हैंड का सेटिंग जो है, एक हाथ से बांसुरी पकड़ा और एक हाथ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यूअर्स के, तो ये जो टोटल कंपोजिशन, एक डायगोनल कंपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें एक मोशन, एक लग रहा है कि एक मोशन को फ्रीज कर दिया, जैसे फोटोग्राफी में होता है। तो पेंटिंग में उस जमाने में इस तरह से देखना, इस तरह से एस्थेटिक्स को बनाना, इस तरह से सोचना पहली बार था फ्रांज हाल्स का, और हॉलैंड में ही हुआ था फ्रांज हाल्स के द्वारा। एनीवे, लाफिंग कैवालियर, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, लाफिंग लाफिंग कैवालियर, ये इतना
लाफिंग कैवेलियर 1624। तो इसका इसका इतना खासियत क्यों है, तो इसको मैं ध्यान से सुनिए। मोनालिसा के बाद शायद इतना फेमस पोर्ट्रेट सारा विश्व में, होल वर्ल्ड में, ये दूसरा है। लेकिन ये एक मेल पोर्ट्रेट है, अब समझ लीजिए, एक मेल पोर्ट्रेट है। हंस रहा है कि देख रहा है, व्यूअर्स की तरफ पूरा देख के मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ मिस्ट्रियस, ये हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये सचमुच मुस्कुरा रहे हैं या इसका दूसरा कोई एक्सप्रेशन है, जैसे मोनालिसा में हुआ था। हम जानते हैं कि जो ग्रेट आर्ट वर्क होते हैं उसमें ये मिस्ट्री रहता ही है कि आर्टिस्ट सब कुछ रिवील नहीं करते, कुछ मिस्ट्री बना के रख देते हैं, छोड़ देते हैं व्यूअर्स के लिए कि व्यूअर्स उसको तलाश करे, एक 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 खोज, एक डिस्कवरी जारी रहे। ये बहुत रेयर और फेमस टैलेंटेड पेंटर जो है उनके द्वारा ये संभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 2+2 4, 2+2 4, लेकिन आर्ट में ऐसा नहीं है। आर्ट में बहुत कुछ हो सकता है, 2+2 बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो मिस्ट्री, ये जो एक स्पेस आर्टिस्ट ने रख छोड़ देते हैं, इसी को सालों के बाद, सालों भर ये पेंटिंग्स को जिंदा रखते हैं, कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि हर एक व्यूअर्स के मन की तलाश जारी रहते हैं। तो ये जो मिस्टीरियस, जो एक अप्रोच, एक फीलिंग्स जो मोनालिसा में हुई बहुत फेमस, उसके बाद वर्ल्ड में फेमस ये पेंटिंग आया, पोर्ट्रेट पेंटिंग के बाद जो हम बात करते हैं। मोनालिसा के बाद ये सेकंड पोजीशन वर्ल्ड में, द लाफिंग कैवेलियर। इसका वो स्माइलिंग या जो भी है एक्सप्रेशन बहुत ही मिस्टीरियस, ढूंढना पड़ रहा है, तलाश करना पड़ रहा है हमारे मन में एक तलाश का जो एक सोर्स वो क्रिएट कर देते हैं। 18th सेंचुरी ऑक्शन में ही आया और 1551 5,01,000 फ्रा में ये मतलब सेल हुआ। तो हल्स पॉपुलैरिटी को मतलब और भी ऊपर लेके गया। 1865 में ऑक्शन में सेल हुआ था। ओके, इसके बाद और एक फेमस पेंटिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको, उनका ही देखिए, जिप्सी गर्ल। ये शायद 1628 से 30 के बीच इस टाइम पीरियड में हुआ। जिप्सी गर्ल ये भी हाल का एक बहुत पॉपुलर जो पेंटिंग उसके हिसाब से ये है, बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग से माना जाता है। तो the handling of the paint is brilliantly free and spontaneous and the overall effect one of extreme। देखिए, इसमें जो है ये भी गर्ल है, एक फीमेल पोर्ट्रेट है, स्माइलिंग है, और इसको भी वो मोनालिसा के जो स्माइलिंग मतलब बहुत ही मिस्टीरियस स्माइलिंग है। किसके हिसाब से ये स्माइलिंग आ रहा है इसके, ये इसका कोई एक्सट्रीम हम बता नहीं सकते कि इसके ये स्माइलिंग का एक्सट्रीम जो एक्सप्लेनेशन हम कभी भी नहीं कर सकते। तो और ये शायद पोस्टरिटी जो लो कट कस्ट्यूम है, ये कस्ट्यूम के हिसाब से लग रहा है कि शायद ये प्रोस्टिट्यूट थी। एनीवे, ये भी बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर पेंटिंग है, जिप्सी गर्ल। उसके बाद मॉल बाबे मैंने पहले बताया आपको इस पेंटिंग के बारे में, हार्लेम के पेंटिंग के बारे में। एक ओमन, एजेड ओमन, एक साइड से लाइट आ रहा है और बहुत ही फास्ट ब्रश स्ट्रोक और बहुत ही एक अनोखा एक्सप्रेशन जो मैंने पहले ही बताया कि 1-2 सेकंड के लिए आता है, उसको इसने कैच किया। ये पेंटिंग्स भी मैं दे रहा हूँ, आप जरूर देखिए इसको ध्यान से। अच्छा,
उसके बाद ये तो उसका एक फेमस पेंटिंग था, मैंने बताया आपको। तो फ्रांज हाल्स का ये जो सिलसिला जारी रहा, उसका पेंटिंग का स्टाइल, टेक्निक, सब कुछ होता रहा। वो जितने दिन ये मतलब जीवित थे, लाइफ लॉन्ग उनका ये जो पॉपुलैरिटी ये पूरा बना रहा। लेकिन फिनेंशियल क्राइसिस भी उनको चलता रहा। ये भी मैं बताया कि ये बहुत क्या बोलेंगे, बैड लक है। लेकिन फिर भी उनका पेंटिंग्स का जो क्वालिटी और उनका जो एस्थेटिक्स वो बना रहा लास्ट तक। और एट द एज ऑफ 80 उनका डेथ हुआ। और उनका ईयर जो मैंने बताया आपको, उनका डेथ का ईयर 1666, तो 1582 से 1666। तो आप ये देखिए कि हॉलैंड में, ये मैं इसलिए बता रहा था कि पूरा यूरोप में जो ट्रेंड्स था उस टाइम में, तो हॉलैंड में इतना ऐसे पेंटर्स आए थे जिनका सोच, जिनके एस्थेटिक्स, जिनका स्टाइल ऑफ टेक्निक पूरा अलग था, एकदम इंडिविजुअल, उनका अपना था। पहले आपको वर्मियर के बारे में बताया, उनका भी पूरा एकदम यूनिक था। फ्रांज हाल्स आज बताया, इनका भी पूरा यूनिक था। इसके बाद हम रेम्ब्रांड के बारे में सुनेंगे, वैन हाइक के बारे में सुनेंगे, और भी डच पेंटर आए थे। तो आज का स्टोरी इतना ही। गुड नाइट। आप सभी को मेरा शुभकामनाएं, और न्यू स्टोरी सुनने के लिए आप सब मेरे साथ होंगे, ऐसा मैं विश करता हूँ। और ये पूरा आपको YouTube में मिलेगा। YouTube ओपन करके बुधादित्य विश्वास, मेरा जो नाम है बुधादित्य विश्वास पेंटिंग, आप सर्च करेंगे तो मेरा पूरा जो वीडियो चैनल ओपन हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छा लगा है या जो भी फीडबैक है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। इतने, और फिर नए स्टोरी के साथ हम मिलेंगे।